जय हिंद दोस्तों। जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आसान भाषा में मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी विषय वस्तु का समाधान सबसे पहले आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 8वीं से कक्षा 10वीं तक के सभी विषयों का संपूर्ण तैयारी आसान भाषा में कराई जाती है। हाँ, तो आपको बता दूँ दोस्तों, अभी मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो कक्षा 10th से अर्थात क्लास 10 से हिंदी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ। इसमें ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और जितना ज़्यादा हो सके इसे याद करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न 1 क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न 1 को क्या कह रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, दिनकर जी, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर जी। ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी। आपसे पूछा जाए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 14 अगस्त 1891, 14 अप्रैल 1891, 24 अप्रैल 1891, 21 अप्रैल 1891। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल 1891। ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? ऑप्शन है मुल्क राजानंद, विक्रम सेठ, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखेंगे, बुद्धा एंड हिज धम्मा का रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। डॉक्टर भीमराव, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक मानता है? ऑप्शन है अधिक आय के कारण, कार्यकुशलता के कारण, भ्रातृत्व के लिए, श्रम विभाजन के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकुशलता के लिए। ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 18 फरवरी 1916, 28 फरवरी 1916, 16 फरवरी 1916, 29 मार्च 1916। ध्यान रखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 28 फरवरी 1916 ईस्वी को। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी 1916 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। खोखा के दांत को लेखक ने क्या कहा है? ऑप्शन है इंसीजर, 20 के दांत, प्रीमोलर, दूध के दांत। ध्यान रखिएगा, लेखक ने खोखा के दांत को 20 के दांत कहा है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के दांत। चलिए आगे देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? ऑप्शन है टॉल्स्टॉय, मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। ध्यान रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे के लेखक जो है वो मैक्स मुलर है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 19 दिसंबर 1823 ईस्वी, 7 मार्च 1823 ईस्वी, 6 मार्च 1823 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, प्रख्यात विद्वान मैक्स मुलर ने कालिदास की किस कृति का जर्मन में अनुवाद किया? ऑप्शन है कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? ऑप्शन है
स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी निर्जानंद, स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है, ध्यान रखिएगा। एक बात बता दूं आपको बच्चों, यहाँ सिर्फ विषय वस्तु की बात किया जाता है, हवाबाजी नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस चैनल के साथ आप लोग अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ बिना हवाबाजी के साथ पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए पढ़ाया जाता है, इसलिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाए आप लोग। यदि आप भी चाहते हैं बेहतर तैयारी हो आपका 10th, 9th और 8th का, तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाए। चलिए आगे देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसने लिखा? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पूजन सहाय, रामधारी सी दिनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते नामक शीर्षक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1907 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1919 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखेंगे आगे। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला? ऑप्शन है अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, चारुचंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, आलोक पर्व। चलिए आगे देखते हैं। द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1989 ईस्वी कोलकाता में, 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश में, 1979 ईस्वी कोलकाता में, 1979 ईस्वी दिल्ली में। ध्यान रखेंगे आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखेंगे, 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। अतः हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1979 ईस्वी दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1920 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी। ध्यान रखेंगे आप लोग, 1935 ईस्वी में गुणाकर मूले का जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं आगे। अक्षरों की कहानी किनकी कृति है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दिनकर जी, गुणाकर मूले, सी पूजन सहाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूले। ध्यान रखिएगा, अक्षरों की कहानी गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं आगे। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1999, 1979, 1909, 2009। ध्यान रखेंगे, गुणाकर मूले का निधन अर्थात इनका मृत्यु 2009 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी किसने लिखी है? ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, गुणाकर मूले, अमरकांत, दिनकर जी। ध्यान रखेंगे, बहादुर पाठ का लेखक अमरकांत जी है, याद रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं बहादुर शीर्षक जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। चलिए आगे देखते हैं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है नेपाल, मध्य प्रदेश, गोरखपुर, तिब्बत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ध्यान रखेंगे, बहादुर जो था नेपाल का रहने वाला था और वो अपने घर से भाग कर आया था, क्योंकि उसकी माँ उसे पिटाई किया था, इस कारण वो घर से भाग कर आ गया था। उसकी माँ इसलिए पीटा था क्योंकि उसने अपने भैंस को बहुत ज़्यादा मारा था, जिसके कारण उसके माँ ने बहादुर को बहुत पीटा था और बहादुर गुस्से के कारण अपना घर छोड़कर भाग आया था। आगे देखेंगे, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का आरोप लगा? ऑप्शन है 11 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। ध्यान रखेंगे, बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। अब हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा
₹11। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर स्वामी, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 10 जुलाई 1910 ईस्वी, 10 दिसंबर 1910 ईस्वी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, 10 दिसंबर 1912 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। चलिए आगे देखेंगे, गायक के स्वर में किसका निवास है? ऑप्शन है रागिनी का, ईश्वर का, शिक्षा का, कला का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर का। ध्यान रखिएगा, गायक के जो स्वर में होता है, गायक के स्वर में कहा जाता है सरस्वती का वास होता है। ध्यान रखेंगे, सरस्वती का वास होता है, अतः हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर। चलिए आगे देखेंगे, जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई तब वे कितने वर्ष के थे? ऑप्शन है 9.5 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल। ध्यान रखिएगा, जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी तब वे 9.5 साल के थे, अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 9.5 साल। आगे देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? ऑप्शन है जब वे 27 वर्ष के थे, जब वे 180 वर्ष के थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब वे 27 वर्ष के थे। ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज जब 27 साल के थे तब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। चलिए आगे देखते हैं, मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रामविलास शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ध्यान रखिएगा, मछली शीर्षक कहानी के जो लेखक है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं, लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जनवरी 1937 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 9 जनवरी 1927 ईस्वी, 15 जनवरी 1947 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। चलिए देखेंगे आगे, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ध्यान रखेंगे, यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, अतः हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यतीन्द्र मिश्र ने एमए कहाँ से किया था? ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र नामक लेखक जो है वो एमए की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरा किया था। चलिए आगे देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है बकरीद, ईद, ईद उल जोहा, मुहर्रम। ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, मुहर्रम। चलिए आगे देखते हैं, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन है भागवानी, भाग्यविनी, भाग्यवीन, भाग्यवती। ध्यान रखेंगे, भाग्यवान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा भाग्यवती। ध्यान रखिएगा, भाग्यवती। चलिए आगे देखते हैं, कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 8, 6, 7, 5। ध्यान रखिएगा, कारक के 8 भेद है। ध्यान रखिएगा, कारक के 8 भेद है। चलिए आगे देखते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ऑप्शन है से, ने, को, में। ध्यान रखिएगा, कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा ने, कर्ता ने।
कर्म को, ध्यान रखिएगा, करण से, इस प्रकार से सबका विभक्ति चिन्ह होता है। अतः हम कह सकते हैं कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा ने। चलिए आगे देखते हैं, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन है स्थावर, शिष्टाचार, त्याज्य, सन्यासी। ध्यान रखेंगे गृहस्थ शब्द का जो विलोम होगा वो होगा सन्यासी। ध्यान रखिएगा सन्यासी। विलोम शब्द का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट अर्थात जस्ट उल्टा। हम कह सकते हैं गृहस्थ का जो उल्टा होगा वो सन्यासी होगा। गृहस्थ का मतलब होता है घरेलू व्यक्ति, घर में रहने वाले व्यक्ति, और सन्यासी का मतलब होता है जो घर बार अपना त्याग दे, उसे हम सन्यासी कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गृहस्थ का जो उल्टा होगा अर्थात विलोम होगा वो होगा सन्यासी। चलिए आगे देखेंगे, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है पट, महेंद्र, वसन, चीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र। ध्यान रखिएगा इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा महेंद्र। आपको बता दूं पर्यायवाची ऐसे शब्द को ही कहते हैं यदि किसी एक शब्द को कई अनेक नामों से जानते हैं, वो कई अनेक नाम जो होगा वो उसका पर्यायवाची कहलाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ इंद्र का एक और अन्य नाम है जिसे हम लोग महेंद्र के नाम से जानते हैं, अतः हम कह सकते हैं इंद्र का जो पर्यायवाची होगा वो महेंद्र होगा। वही बात करते हैं पट का, पट हो गया, वसन हो गया, चीर हो गया, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा तो कपड़ा का पर्यायवाची पट होगा, वसन होगा, चीर होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन है द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, नमक शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन है पाथे, पाक्षिक, नमकीन, पतित। ध्यान रखिएगा नमक शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा नमकीन, अतः हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिएगा, रोटी शब्द क्या है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, अतः हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं, नियम शब्द क्या है। ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा नियम जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखेंगे, आत्मा शब्द का विलोम क्या है। विलोम का मतलब उल्टा होता है, आपको बताया जा चुका है। ऑप्शन है प्राण, द्विज, सजीव, परमात्मा। ध्यान रखिएगा आत्मा शब्द का जो विलोम होगा वो होगा परमात्मा। चलिए आगे देखेंगे, अग्नि का पर्यायवाची है। ऑप्शन है धूमकेतु, विलोचन, समीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूमकेतु। ध्यान रखिएगा अग्नि का जो पर्यायवाची होगा वो धूमकेतु होगा। आपको बता चुके हैं पर्यायवाची किसे कहते हैं। यदि किसी एक शब्द को कई अन्य नामों से जानते हैं वो उसका पर्यायवाची कहलाता है। ध्यान रखिएगा आग को, अग्नि मीन्स होता है आग, और आग को धूमकेतु के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है आति, अति, अधि, यंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति। ध्यान रखिएगा अत्यंत में अति उपसर्ग है, और उपसर्ग उसे ही कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वैसे शब्द को ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अत्यंत जो है, अत्यंत में अति उपसर्ग लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है आज और उत्तम, आति जोर उत्तम, अति जोर उत्तम, अति जोर उत्तम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति जोर उत्तम। ध्यान रखिएगा अति जोर उत्तम बराबर होता है अति उत्तम, अतः हम कह सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अति जोर उत्तम। देखेंगे आगे, पपाती को कौन सा रोग था। ऑप्शन है टिटनस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। ध्यान रखिएगा पपाती को मेनिंजाइटिस नामक बुखार था, अतः हम कह सकते हैं
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। चलिए आगे देखेंगे, मोर शब्द है, ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ध्यान रखिएगा, मोर जो है तद्भव शब्द है, और तद्भव किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तत्सम के बिगड़े रूप को, ध्यान रखेंगे, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। अगर बात किया जाए मोर का तत्सम क्या होगा, तो मोर का जो तत्सम होगा वो मयूर होगा। मयूर का जो बिगड़ा रूप है वो है मोर, अतः हम कह सकते हैं मोर जो है वो तद्भव है। कहने का मतलब वह तत्सम के बिगड़े रूप का, अर्थात तत्सम का जो नाम होता है या संस्कृत में जो मूल नाम होता है उसका नाम जो बिगाड़ करके हम लोग बोलते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं तद्भव। चलिए आगे देखेंगे, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन है मनोजोरहर, मनह जोरहर, जोर म जोर नोहर, मनोह जोर र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मनह जोर हर बराबर। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनह जोर हर बराबर होगा मनोहर। ध्यान रखेंगे, और तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे, बहादुर को कौन लेकर आया था, ऑप्शन है लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक का साला। ध्यान रखिएगा, लेखक का जो साला था वो बहादुर को बस स्टैंड से लेकर घर आया था। ध्यान रखेंगे, लेखक का साला जो था वो बस स्टैंड से लेकर बहादुर को लेखक के घर लाया था। चलिए आगे देखेंगे, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन है इक, इक, विक, क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में एक नया परिवर्तन लाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, ऑप्शन है तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। ध्यान रखेंगे, मंगम्मा नाम की जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है। ध्यान रखिएगा, और मंगम्मा क्या करती थी, मंगम्मा दही बेचने की काम करती थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, ऑप्शन है एम रंगराजन, एस रंगराजन, एल रंगराजन, एन राजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस रंगराजन। ध्यान रखिएगा, एस रंगराजन। एस रंगराजन किसका नाम है, आपसे अगर पूछा जाए तो कहिएगा सुजाता का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, मंगम्मा के बहू के क्या नाम है, ऑप्शन है वजम्मा, नजम्मा, संजम्मा, बिलमा। ध्यान रखिएगा, मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा है। ध्यान रखिएगा, मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा है, अतः हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा। आगे देखिएगा, ध का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत, ओठ। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। ध को तालु से बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। हाँ तो दोस्तों, यह था हिंदी विषय से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिससे आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक बात फिर से आपको बता दूं, यहाँ किसी प्रकार की कोई हवाबाजी नहीं किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं बेहतर से बेहतरीन की तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।